जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक ऐसे बलिदानी की कहानी सुनाऊंगा जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शहीद हिंद के खिताब से सम्मानित किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीपी कुमारन नायर की। दोस्तों, बात है 24 मार्च 1931 की। चेन्नई की प्रसिद्ध मरीना बीच के सामने जहां प्रेसिडेंसी कॉलेज स्थित है, वहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी मुख्य सड़क को घेर कर बैठे थे। उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए कमांडेंट एच कीन के नेतृत्व में मालाबार स्पेशल पुलिस को भेजा गया। इसकी एक प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे जमादार टीपी कुमारन नायर, जो पिछले 7 साल से मालाबार स्पेशल पुलिस की नौकरी कर रहे थे। कमांडेंट कीन ने जमादार कुमारन नायर को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। कुमारन अपनी प्लाटून को लेकर प्रदर्शनकारियों की ओर दौड़े। जैसे ही वे निकट पहुंचे तो पाया कि वहां केवल महिलाएं थीं, जिनके हाथों में तिरंगा था और होठों पर नारे थे, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम। दोस्तों, एक दिन पहले ही लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। सारे देश में इसके विरोध में धरने, प्रदर्शन और हड़तालें हो रही थी। यह वह दौर था जब सारे भारत में भगत सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। महिलाओं को देख कुमारन नायर उलझन में पड़ गए। जैसे ही उनके जवानों ने महिलाओं को वहां से खदेड़ने के लिए लाठियां उठाई, कुमारन के मुंह से निकला, ठहरो, लाठी नहीं चलाना। दोस्तों, कमांडेंट कीन ने चिल्लाते हुए कुमारन से कहा, क्या कर रहे हो जमादार? कुमारन ने उत्तर दिया, सर, वे सभी महिलाएं हैं। कीन ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे परियों की रानियां ही क्यों न हो। तुम्हें आदेश मिला है, अपने सिपाहियों से कहो लाठियां चलाएं और इन्हें तुरंत यहां से भगाएं। कुमारन ने उसी मजबूत अंदाज में कीन को जवाब दिया, सॉरी सर, आई कांट। कमांडेंट कीन इस पर विश्वास नहीं कर सके और गरजते हुए बोले, क्या कहा? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें आखिरी अवसर देता हूं जमादार। कुमारन ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, मैं यह नहीं कर सकता। दोस्तों, कुमारन नायर को नौकरी से निकाल दिया गया। भगत सिंह की फांसी के विरोध में हो रहे महिलाओं के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज न करके टीपी कुमारन नायर ने अंग्रेजों की नौकरी को ठोकर मार दी थी। 7 वर्ष तक पूरी निष्ठा से अंग्रेजों की सेवा करने का इतना असर जरूर रहा कि उन्हें जेल में नहीं डाला गया। इस तरह अनायास ही सही, पर कुमारन का नाम हमेशा हमेशा के लिए भगत सिंह से जुड़ गया। वे अगले दिन कोझिकोड के निकट अपने गांव नेल्लीकोड चले गए, जहां 22 जून 1903 को उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, उन दिनों कोझिकोड कालीकट और चेन्नई को मद्रास कहते थे। कुमारन के पिता थे के कृष्ण पन्नीकर और मां का नाम था कल्याणी। पिताजी की मृत्यु कुमारन के बचपन में ही हो गई थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वर्ष 1924 में वे मालाबार स्पेशल पुलिस में भर्ती हुए थे, लेकिन भगत सिंह की फांसी के विरोध में महिलाओं के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज न कर पाने के कारण नौकरी चली गई थी। कुमारन वापस अपने गांव तो आ गए थे, पर अब प्रश्न था कि परिवार का गुजारा कैसे हो। उन्होंने अपनी पैतृक जमीन गिरवी रखी, लोन लिया और अपने भाई माधवन के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया। वे इंग्लैंड से बेबी ऑस्टिन कार आयात करते और भारत में बेचते, लेकिन यह व्यापार घाटे का सौदा साबित हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उन्हीं दिनों वे एक मुकदमे में भी फंस गए। उनके गांव में स्कूल तक का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था। यह रास्ता गांव के ही एक व्यक्ति की जमीन से होकर गुजरता था। कुमारन ने सोचा, यदि वहां पक्की सड़क बन जाए तो आने जाने वालों को सुविधा हो जाए। उन्होंने जमीन के मालिक से बात की और कहा कि आप अपनी जमीन से होकर गुजरने वाले कच्चे रास्ते को पक्का करने की अनुमति दे दें तो वे गांव के लोगों के सहयोग से पक्की सड़क बनवा देंगे। लेकिन जमीन के मालिक ने इसकी इजाजत नहीं दी।
कुमारन ने अपने साथियों के सहयोग से रात को चोरी से वह सड़क बनवा दी। पता चलने पर जमीन के मालिक ने कुमारन पर मुकदमा कर दिया। यह मुकदमा लड़ते लड़ते उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उनका बिजनेस बिक गया। कर्ज उतारने के लिए मां के गहने भी बिक गए। कुमारन ने वर्षों से घर में पुस्तकों का बड़ा संग्रह किया था। उस मजबूरी में किताबें भी चली गई। वर्ष 1937 में प्राम्बिल बाजार की रहने वाली लड़की मालू से उनका विवाह हुआ। उस समय कुमारन की उम्र 34 वर्ष और मालू की 18 वर्ष थी। आर्थिक बदहाली से कुमारन का परिवार जूझ रहा था। उनकी 5 बहनों में से एक थंकन अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती थी। कुमारन के बहनोई रॉयल एयरफोर्स में नौकरी करते थे, जिनकी पोस्टिंग सिंगापुर में थी। बहनोई ने अपने दूसरे साले माधवन के लिए सिंगापुर में रॉयल एयरफोर्स में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की बात पक्की की और भारत में अपनी सास कल्याणी को पत्र लिखकर कहा कि माधवन को सिंगापुर भेज दें, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो गई है। दोस्तों, मां ने सोचा कि माधवन तो कुछ भी कारोबार कर लेगा, पर कुमारन जैसा सीधा साधा स्वभाव का व्यक्ति, उसके लिए बिजनेस करना आसान नहीं है। उन्होंने कुमारन से कहा कि सिंगापुर से तुम्हारे बहनोई का पत्र आया है, वहां तुम्हें बुलाया है नौकरी के लिए। कुमारन अपनी पत्नी मालू को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, पर फिर यह सोचकर चले गए कि नौकरी मिलने पर पत्नी को वहीं बुला लूंगा। इसे भाग्य कहें या कुछ और, लेकिन इतना जरूर हुआ कि माधवन की जगह कुमारन को भेजने वाली मां बाकी सारा जीवन अपने इस निर्णय पर आंसू बहाती रही। ऐसा क्या हुआ था कुमारन के साथ, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वर्ष 1939 के शुरू में कुमारन सिंगापुर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनके बहनोई ने बताया कि उन्होंने तो माधवन को बुलाया था, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की नौकरी है और कुमारन को अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं थी। कुमारन यह सुनकर बहुत निराश हुए। वे वापस भारत आना चाहते थे, लेकिन बहनोई ने यह कहकर रोक लिया कि वापस जाकर भी क्या करोगे, सिंगापुर में कोई भूखा नहीं मरता, कोई न कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। कुमारन सिंगापुर रुक गए। कुछ महीनों के बाद उन्हें एक इंडियन डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। किसी जमाने में बेबी ऑस्टिन कार बेचने वाले कुमारन अब बेबी पाउडर बेच रहे थे। वे हालात से लड़ रहे थे और एक एक रुपया बचा रहे थे, ताकि इतने रुपए इकट्ठे कर सकें कि मालू को वहां बुला लें। दोस्तों, उसी वर्ष 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हुआ। इसके कुछ दिन बाद कुमारन को रॉयल एयरफोर्स के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सिविलियन नौकरी मिल गई। वेतन था $120 महीना। वे बड़े खुश थे और यह विडंबना ही थी कि भारत में अंग्रेजों का राज नहीं चाहते थे। महिलाओं पर लाठीचार्ज न करने के बाद अंग्रेजों की नौकरी से पहले ही निकाले जा चुके थे और अब उन्हीं अंग्रेजों की रॉयल एयरफोर्स की नौकरी पाकर कुमारन खुश थे। कुछ महीनों बाद उन्हें वॉलेंटियर पुलिस रिजर्व में भी पार्ट टाइम नौकरी मिल गई, जिसके लिए उन्होंने रॉयल एयरफोर्स से अनुमति ली थी। अब कुमारन को $60 महीना अलग से मिलने लगे थे। समय आगे बढ़ रहा था, पर युद्ध के हालात बिगड़ रहे थे। कुमारन अपनी पत्नी मालू को सिंगापुर नहीं ला सके। 10 दिसंबर 1941 को जापान ने सिंगापुर के पास ब्रिटेन के 2 बड़े युद्धक पोत प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स को डुबो दिया। यह सिंगापुर के लिए खतरे की घंटी थी। जापान ने थाईलैंड की तरफ से मलाया पर आक्रमण कर दिया था और बड़ी तेजी से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए फरवरी आते आते जापानी सेनाएं सिंगापुर के निकट पहुंच गई। सिंगापुर के पतन को निश्चित जानकर रॉयल एयरफोर्स ने अपने सभी सैनिक अधिकारियों और बाकी सैनिकों को सिंगापुर से निकाल लेने का निर्णय लिया। कुमारन नायर रॉयल एयरफोर्स में नौकरी तो करते थे, पर वे सिविलियन थे, इसलिए उन्हें सिंगापुर से निकलने का अवसर नहीं मिला।
जबकि उनके बहनोई रॉयल एयरफोर्स में यूनिफॉर्म्ड नौकरी में थे, इसलिए वे जापानियों के आने से पहले ही वहां से निकल गए। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर जापान का अधिकार हो गया। इसके बाद 17 फरवरी को फेरर पार्क में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय जवानों को जापानी सेना के मेजर फुजीवारा के हवाले कर दिया और मेजर फुजीवारा ने इन सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन थे और पहले ही जापानियों की कैद में आ चुके थे। वे पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस द्वारा गठित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के झंडे के नीचे इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे। रास बिहारी बोस ने उन्हें जनरल का पद देकर इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया था। दोस्तों, आईएनए के गठन के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसी राष्ट्रवंदना चैनल पर प्लेलिस्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सीरीज के भाग 9 को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एक्शन का गठन हुआ था, जिसके सदस्यों में से एक थे एन राघवन, जिन्होंने पेनांग में इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वहां भारतीय जवानों को जासूसी की ट्रेनिंग दी जाती थी। केपी के मेनन के माध्यम से कुमारन नायर का परिचय एन राघवन से हो गया और वे भी इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट में जासूसी की ट्रेनिंग लेने के लिए भर्ती हो गए। ये केपी के मेनन मूलतः केरल के रहने वाले एक वकील थे, कांग्रेस के नेता रहे थे और वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। वर्ष 1927 में ये सिंगापुर चले गए थे और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े थे। सिंगापुर में ही कुमारन का परिचय केपी के मेनन से हुआ था। इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने वाले कुमारन नायर के बैच में कुल 34 ट्रेनी थे, जिन्हें सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। दोस्तों, सितंबर 1942 की बात है। एक रात कुछ जापानी अधिकारी गाड़ियों में आए और उन 34 जवानों में से 20 को बिना राघवन की जानकारी के उठा ले गए। इनमें से कुछ को पनडुब्बी से जासूसी के लिए भारत भेज दिया गया। इनमें से कई पकड़े गए, फांसियां हुई। अब्दुल कादिर, सतेंद्र बर्धन, फौजा सिंह और आनंदन, जिन्हें 10 सितंबर 1943 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। जापानियों ने कुमारन को इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट के अगले बैच को ट्रेनिंग देने के लिए ड्रिल ट्रेनर नियुक्त किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद कुमारन और हरनाम सिंह को भी 1,000 भारतीय रुपए देकर रंगून और मांडले के रास्ते भारत में जासूसी के लिए रवाना कर दिया। लेकिन तब तक जापानियों के साथ इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर जनरल मोहन सिंह और इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट के मुखिया एन राघवन के संबंधों में दरार आ चुकी थी। राघवन ने कुमारन से कहा चुपचाप कि तुमसे पहले भेजे गए तुम्हारे साथियों के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। जापानियों ने हमसे पूछे बिना उन्हें भेजा था। तुम भारत पहुंचकर उनमें से जो बचे हों उन्हें ढूंढने की कोशिश करना और उनसे कहना कि अपना मिशन बंद कर दें। तुम घर जाओ, स्वयं को भी बचाओ और दूसरों को भी। ऐसा बताया था कुमारन नायर को एन राघवन ने। दोस्तों, कुमारन नायर और हरनाम सिंह रंगून मांडले होते हुए बर्मा में ही कलेवा तक जा पहुंचे। कलेवा पहुंचने पर जापानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुमारन हैरान थे कि जिन जापानियों ने उन्हें भारत जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध जासूसी करने के लिए रवाना किया था, वे उन्हें बीच रास्ते में ही अब क्यों गिरफ्तार कर रहे थे। असल में जापानियों द्वारा भारतीयों के साथ कठपुतली जैसा व्यवहार करने की कोशिश हुई, जिसके विरोध में इंडियन नेशनल आर्मी के चीफ कमांडर जनरल मोहन सिंह सहित कुछ और प्रमुख अधिकारियों ने जापानियों से विद्रोह कर दिया था। जनरल मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को भंग कर दिया और राघवन ने भी इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट बंद कर दिया।
इसके बाद जापानियों ने जनरल मोहन सिंह, कर्नल निरंजन सिंह गिल, के मेनन, एन राघवन सहित कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस विषय में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं फिर से कहूंगा, राष्ट्र वंदना चैनल पर ही प्लेलिस्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सीरीज के भाग 10 को देखिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कुमारन नायर अब जापानियों की कैद में थे। उसी कैंप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई जवान भी कैद थे। उनमें से कश्मीर खान, पद्मनाभन पैडी और वेद मणिकम के साथ इनकी दोस्ती हो गई। कुमारन नायर किसी तरह उस जाल को तोड़कर पक्षी की तरह उड़ जाने की योजना बना रहे थे और आखिरकार एक रात को अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने अपने इन्हीं 3 साथियों के साथ उस कैंप से विदा ले ली, निकल गए वहां से। बड़ी चतुराई से इन्होंने ऐसा रास्ता चुना था जो बेहद दुर्गम और खतरनाक था, जिससे भारत की ओर जाने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। जापानियों से बचते बचाते 2-3 दिन में वे म्यांमार में ही हाका फालम के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां पर अभी तक अंग्रेजों का कब्जा था। यहां से भारत की सीमा बहुत दूर नहीं थी। वे भारत पहुंचने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अंग्रेज सैनिकों की नजर उन पर पड़ गई। गोलियां बरसने लगी। एक गोली कुमारन नायर के बाएं पैर में लगी। वे चारों अब अंग्रेजों की कैद में आ चुके थे। आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति थी। जापानियों से बचकर भागे थे, अब जापानियों के दुश्मन अंग्रेजों की कैद में थे। अंग्रेजों ने कुमारन से पूछताछ की कि तुम कौन हो और वहां क्या कर रहे थे। कुमारन ने इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट के साथ अपने संबंध को छिपा लिया और कहा, मैं तो सिंगापुर में रॉयल एयरफोर्स की नौकरी करता था और सिंगापुर में अंग्रेजों की हार के बाद जापानियों से बचकर भारत आ रहा था कि जापानियों ने मुझे कैद कर लिया। वहां से भागकर आया तो आपने पकड़ लिया। दोस्तों, तलाशी के दौरान अंग्रेजों को कुमारन के पास से वे रुपए भी मिल गए जो पेनांग से रवाना होने से पहले जापानी अधिकारियों ने उन्हें दिए थे। ये रुपए ही उनके लिए मुसीबत बनने वाले थे, क्योंकि ये सारे के सारे नोट नकली थे और उसी सीरीज के थे जिस सीरीज के ऐसे ही नकली नोट जापानियों ने नायर के उन साथियों को भी दिए थे जो उनसे पहले भारत भेजे जा चुके थे और पकड़े जा चुके थे। जापानियों ने नकली नोट देकर कुमारन और उनके साथियों को धोखा दिया था। अंग्रेजों को कुमारन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें पहले आइजॉल और फिर सिलचर स्थित फॉरवर्ड इंटेरोगेशन सेंटर ले जाया गया। वहां अंग्रेजों ने कुमारन को बड़ी भारी शारीरिक यातनाएं दी, पर वे उनसे सच नहीं उगलवा सके। असल में अंग्रेजों ने उन जाली नोटों को उन नोटों से मिला लिया था जो कुमारन से पहले पकड़े गए आईएनए के उन जासूसों के पास मिले थे, जिन्हें कुमारन के साथ ही पेनांग के इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मिली थी। अंग्रेजों की बर्बर यातनाओं से हारकर उनमें से बालू नाम का एक साथी सरकारी गवाह बन गया था और बाकी में से भी कुछ ने सच्चाई बता दी थी। दोस्तों, आज उन्हें दोष देना आसान है, लेकिन जैसी भयंकर यातनाएं उन्हें दी गई थी वो अच्छे अच्छों को तोड़ सकती थी। इसके बाद कुमारन को दिल्ली में कंबाइंड सर्विसेज डिटेल्ड इंटरोगेशन सेंटर ले जाया गया। दिल्ली में लाल किले के पास स्थित सलीमगढ़ फोर्ट में उन पर जुल्मों का नया दौर शुरू हुआ। कुमारन जान चुके थे कि अंग्रेजों को उनके बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए उस नर्क को और झेलने से कोई लाभ होने वाला नहीं था। उन्होंने भी अंग्रेजों को सच बता दिया। सलीमगढ़ फोर्ट में ही 18 वर्षीय युवक अप्पारू भी कैद था, जिसने इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट में कुमारन के साथ ही ट्रेनिंग ली थी। वह भी सच बता चुका था। अप्पारू का असली नाम था रामू थेवर। अब इन दोनों को मुकदमा चलाने के लिए मद्रास ले जाकर मैड्रास पेनी टेंशरी में कैद कर दिया गया।
जेल में ही कुमारन और अप्पारू पर मुकदमा शुरू हुआ। उन्हें इंडियन पीनल कोड की धारा 121 और 123 तथा स्पेशल एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 1943 की धारा 3 के अंतर्गत चार्जशीट किया गया था। इनमें सबसे खतरनाक थी स्पेशल एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 1943 की धारा 3, जिसमें केवल एक ही सजा थी और वो थी फांसी। सरकार को अदालत में केवल इतना साबित करना था कि कुमारन ब्रिटेन के दुश्मनों के एजेंट थे। इसके बाद फांसी निश्चित थी। उस ऑर्डिनेंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप स्वयं देख सकते हैं। मुकदमा चला। अंग्रेजों ने कुमारन को जापानियों का एजेंट साबित कर दिया। उनका अपराध इतना ही था कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देखा था और राघवन द्वारा शुरू किए इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट में 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। लेकिन जब जापानियों ने उन्हें भारत के लिए रवाना किया तो वे भारत में जापानियों के लिए जासूसी करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि लौटने के लिए चले थे। वे तो जापानियों की हरकतों से स्वयं बेजार थे, पर कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर कलेवा पहुंचने पर तो उन्हें जापानियों ने ही कैद कर लिया था, जहां से अपनी जान को दांव पर लगाकर भागे थे ताकि किसी तरह भारत पहुंच सकें और अपनी पत्नी मालू को फिर से देख सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए। कुमारन ने न किसी अंग्रेज की हत्या की थी, न ऐसी किसी योजना का हिस्सा रहे थे और ना ही कोई गुप्त सूचना कभी जापानियों को दी थी। सच तो यह है दोस्तों कि वे तो बर्मा में ही गिरफ्तार हो चुके थे। फिर भारत आकर अंग्रेजों के विरुद्ध जासूसी करने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं था। फिर भी अंग्रेजों की अदालत ने उन्हें स्पेशल एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 1943 के सेक्शन 3 में फांसी की सजा सुनाई। साबित यह किया गया कि कुमारन ने इंडियन स्वराज इंस्टीट्यूट में स्पाइंग की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के दौरान ब्रिटेन का भारत से राज उखाड़ फेंकने की शपथ ली। कानून का कैसा मजाक उड़ाया गया था। देखिए, कुमारन नायर ने वह ट्रेनिंग और वो शपथ कब ली? वर्ष 1942 में। और स्पेशल एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस कब आया? वर्ष 1943 में। यानी वह कार्य जिसे अंग्रेजों ने अपराध कहा वह तब किया गया था जब यह कानून था ही नहीं। तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें सजा कैसे दी जा सकती थी? और वह कानून बनने के बाद कुमारन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे साबित हो कि वे ब्रिटेन के दुश्मनों के एजेंट थे। पर अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी था। 7 जुलाई 1944 को मद्रास जेल में कुमारन को फांसी दे दी गई। उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। उस समय दोस्तों उनकी आयु थी 41 वर्ष। उनके शव न तो उनके परिवार को दिए गए और न ही हिंदू रीति अनुसार उनका अंतिम संस्कार ही हुआ। वर्तमान चेन्नई के ओटेरी स्थित कब्रिस्तान में कहीं अनजान जगह पर बिना किसी को बताए कुमारन नायर के शव को दफना दिया गया और 1.5 महीना बाद 24 अगस्त 1944 को उस जालिम सरकार ने उनकी फांसी की खबर को सार्वजनिक किया। इससे पहले 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष आजाद हिंद सरकार का गठन कर चुके थे। दिसंबर 1944 में नेताजी की आजाद हिंद सरकार ने बलिदानी टीपी कुमारन नायर को शहीद हिंद के खिताब से सम्मानित किया। तो दोस्तों, यह थी कहानी बलिदानी टीपी कुमारन नायर की, जिसे बाकी भारत की तो बात छोड़िए, उनके अपने गांव नेलीकोड ने भी भुला दिया। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।